माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। दिव्य निरपेक्ष चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मूल्यांकन के जिस टॉपिक को अपन कर रहे थे उसे इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्धारण मापनी को हम लोग रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं, रेटिंग स्केल के भी नाम से जानते हैं। रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल संख्यात्मक रूप में किसी भी चीज का, संख्यात्मक रूप में किसी भी चीज का बताना, किसी भी चीज की या किसी भी प्रक्रिया की उत्कृष्टता या निकृष्टता को बताता है। जैसे यदि मैं एक स्टूडेंट से प्रोजेक्ट करवाऊं और प्रोजेक्ट करवाने के बाद मैं कहूं उसने बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, ठीक था, बुरा था, बहुत बुरा था, और भी आप आगे बना सकते हो, बहुत बहुत बुरा था, बहुत बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट बना सकते हैं। अब यदि मैं इनको नंबर दूं 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से नंबर दूं तो जिसने बहुत अच्छा किया उसको मैंने कितने मार्क्स दिए? 5 मार्क्स दिए। जिसने अच्छा किया उसको 4 मार्क्स दिए। अब यही संख्यात्मक रूप कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ अनुसंधानकर्ता जो संख्यात्मक मापनी का प्रयोग करते हैं, जो रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं, वो प्लस और माइनस को लेते हुए भी करते हैं। जब प्लस और माइनस को लेते हुए करते हैं तो ये जो रेटिंग स्केल होती है, ये जो बीच में शून्य होता है, इसको वो तटस्थ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तटस्थ मान लेते हैं। और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का साइन लगाते हैं और इस हिसाब से इनको बांटा जाता है कि बिल्कुल यहाँ पे तटस्थ, यानी यहाँ पे वो कुछ नहीं करेगा, नल रहेगा। नल करने के बाद यहाँ पे बहुत बुरा किया, काम बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, बुरा लिखो, बहुत गंदा लिखो, एक ही बात है। इस तरह से बांटते हैं। तो ये वाली चीज क्या हो गई? ये वाली चीज माइनस में हो गई और ये वाली चीज प्लस में हो गई। बनाते समय उधर प्लस आता है, इधर माइनस आता है। अब ऐसा बनाने के बाद ये वाली चीज ये वाली जो है संख्यात्मक वाली, नॉर्मल संख्यात्मक जो लिया जाता है, अब ये जो अपन ने किया प्लस माइनस ये संख्यात्मक रूप में, इस रेटिंग स्केल को नाम क्या दिया जाता है? आंकिक मापनी। क्या दिया जाता है? आंकिक मापनी। ठीक है। इसी तरह रेटिंग स्केल का दूसरा प्रकार आता है। पहला तो क्या था? अंकिक, यानी अंकों के रूप में हम किसी भी चीज की जब गणना करते हैं और अपना जो है रिजल्ट निकालते हैं तो वो कहलाता है संख्यात्मक माप के द्वारा। दूसरा आता है आकृतिक मापनी। रेटिंग स्केल का दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार आता है आकृतिक मापनी। इसमें क्या होता है कि एक सीधी रेखा के रूप में जब अनुसंधान करता किसी भी कार्य को करता है और उसमें कंटिन्यू में नंबर देता है तो वो क्या कहलाता है? आकृतिक मापनी। जैसे क्या वह सुस्त है, क्या वह सुस्त है, या शीघ्र चिंतन करता है, शीघ्र चिंतन करता है, वह बहुत सुस्त है, वह शीघ्र चिंतन करता है। एक कंटिन्यू, एक लाइन में, मैंने बोला कंटिन्यू, एक रेखा के रूप में जब लिखा जाता है उसमें नंबरिंग की जाती है। वह शीघ्र चिंतन करता है, वह सामान्य रूप से चिंतन करता है, वह सामान्य रूप से चिंतन करता है। वह चिंतन करने में अपनी रुचि नहीं रखता, वह चिंतन करना पसंद नहीं करता।
इस तरह से जब रखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, आकृतिक मापनी, यानी कि एक आकार देख के जब उसका मापन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, आकृतिक मापनी। इसी में ही एक चैम्पलिनी नामक अनुसंधानकर्ता थे, उन्होंने इस चीज को खड़ी रेखाओं के रूप में बताया और उस खड़ी रेखा के रूप में इसका माप किया, जिसको आकृतिक मापनी का नाम दिया गया। नेक्स्ट कौन सी है रेटिंग स्केल, मानक मापनी। अगली अपनी आती है मानक मापनी, अगली क्या आती है, नेक्स्ट है अपनी मानक मापनी। मानक मापनी क्या होती है, मानक मापनी में पहले ही जो मानक होते हैं, पहले ही मानक निर्धारित कर लिए जाते हैं, पहले ही मानक निर्धारित कर लिए जाते हैं, पहले ही मानक निर्धारित कर लिए जाते हैं। जैसे चित्र से मिलान, एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे चित्र से मिलान करना, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का व्यक्ति से जो संबंध है, इस प्रकार की मापनी का प्रयोग, इस प्रकार की मापनी का प्रयोग सेना में ज़्यादा किया जाता है, सेना के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो ये थे मानक, जितने भी बताए ये सारे क्या थे, ये हमारे थे मूल्यांकन के उपकरण जो अपने गुणात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। अब इन दोनों विधियों के अलावा एक और विधि आती है जिसको कहते हैं प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि कहते हैं, प्रक्षेपी विधि। एक अन्य विधि और आती है जिसका नाम है प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि, जिसमें TAT, CAT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण आदि आते हैं। अब TAT क्या होता है, अब TAT क्या होता है हम ये जानते हैं। TAT एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। TAT क्या है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसे मरे ने 1938 में दिया था। ठीक है, TAT को थीमेटिक एप्रिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, यानी कि थीमेटिक का मतलब होता है, थीमेटिक का मतलब होता है कोई भी प्रसंग या कथन, प्रसंग या कथन। जब प्रसंग या कथन होता है, इस वाले टेस्ट में क्या होता है कि टोटल, इस वाले टेस्ट में टोटल 20 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 20 कार्ड होते हैं। और उन 20 कार्डों में से 19 कार्ड जो होते हैं वो काले व सफ़ेद रंग के होते हैं। कैसे, काले व सफ़ेद रंग के चित्र उस पर बने हुए होते हैं। और एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है। कैसा होता है, सादा होता है। इन 19 कार्डों में से जो बच्चे को दिया जाता है, अलग अलग चित्र बने हुए होते हैं। उन चित्रों पे उसको क्या करना होता है, इन अलग अलग चित्रों से उसको एक कहानी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, कोई भी कहानी या प्रसंग लिखना होता है, कोई भी कहानी या प्रसंग लिखना होता है। और सादे कागज पर जो है उसको बताना होता है। इसके लिए हर कथानक के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। कितना, 5 मिनट का समय हर कथानक के लिए दिया जाता है। और जो बालक होता है वो अंतर्मन से उस चित्र को देख के जो कहानी उकेरित करता है, जो कहानी बनाता है, जो प्रसंग बनाता है, वो स्त्री पुरुष या लड़के लड़की किसी के भी थ्रू हो सकता है। ठीक है, दूसरा अपना आता है CAT। नेक्स्ट है अपना बालकों का बोध परीक्षण, यानी कि CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शंस टेस्ट। CAT ये क्या होता है कि
ये वाला जो परीक्षण किया था वो अनसेट क्रिस ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। कब किया? 1948 में प्रस्तुत किया। और उन्होंने इसमें कुल कितने कार्ड लिए? कुल 10 कार्ड लिए। पिछले वाले में कितने लिए थे? 20 कार्ड, जिसमें से 19 काले सफेद थे और एक सादा था। इसमें कुल कितने लिए? इसमें कुल 10 कार्ड लिए, जिस पर कोई ना कोई जानवर का चित्र बना हुआ होता है। और वो जो 10 कार्ड बने हुए हैं जिन पे किसी न किसी जानवर का चित्र बना हुआ होता है, वो जानवर भी मानव का व्यवहार कर रहे होते हैं। और उसके आधार पर, और ये सबसे बड़ी बात क्या है इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बच्चों पर किया जाता है। और बच्चे की किस उम्र के होने चाहिए? बच्चे भी 3 से 10 वर्ष की उम्र के होने चाहिए। और वो उन बालकों के लिए किया जाता है। और इसमें जब वो उस कार्ड को देख के जो अपनी सोच, अपना विचार लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? CAT टेस्ट परीक्षण कहलाता है, बालक बोध परीक्षण कहलाता है। अगला अपना आता है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। हरमन रोरशा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। हरमन रोरशा ने 1921 में ये परीक्षण किया था, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। और उन्होंने परीक्षार्थी को 10 शाही के धब्बे लगे हुए कार्ड दिए थे। परीक्षार्थी को कितने कार्ड दिए? 10। CAT में कितने दिए? 10। TAT में कितने दिए? 20। तो हरमन रोरशा ने कितने कार्ड दिए? 10 कार्ड दिए। और उन 10 कार्डों पर भी अलग अलग चित्र छपे हुए थे, जिन पर परीक्षार्थी को अपनी प्रतिक्रिया लिखनी थी। ठीक है, जो कोई ना कोई अर्थ देती हो। और वो शाही के धब्बे जो थे वो अंतर्मन की, आपका जो अचेतन मन होता है, फ्रायड की थ्योरी पढ़ी होगी, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन। तो रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में अचेतन मन से संबंधित आपके जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो उसको लिखने होते थे। और जब वो लिख लेता था तो इस परीक्षण के द्वारा हरमन रोरशा बालक का, जिस बालक पर वो परीक्षण कर रहा है, उसके ब्लूम के तीनों डोमेन, ब्लूम के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का वो वर्णन करता है। और इस आधार पर वो अपना आंसर निकालता है कि परीक्षण कितना सफल रहा और कितना बच्चे ने इससे कितना सीखा और कितना उसके अंतर चेतन मन में गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है 1941 में लॉर्ज एवं थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ज एवं थॉर्नडाइक ने दिया था। और इसकी सबसे पहले शुरुआत पाइन ने करी थी। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले शुरुआत पाइन ने करी थी। उसके बाद 1930 में टेंडलर ने इसको प्रकाशित किया। और उसके बाद 1941 में लॉर्ज और थॉर्नडाइक ने दिया। वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या होता है कि इसमें लगभग पहले जो शुरू में किया गया था, जो टेंडलर ने किया था, उसमें 20 पद रखे गए थे। और इसका मतलब होता है कि आपको 20 लाइनें दी गई है और वो 20 लाइनें अधूरी हैं जो आपको पूरी करनी है। यानी कि आपको जो दिया गया वाक्य होता है वो अधूरा होता है और आपको उस अकॉर्डिंग, जिस वे में वो लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग उसको पूरा करना होता है। और उसी के अकॉर्डिंग आपके अंतर मन की और आपके बुद्धि के स्तर की जांच की जाती है। ये थे अपने मूल्यांकन की विधियां, तकनीक और उपकरण। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। आप जो इतना अप्रिशिएट मुझे करते हैं, इसी का परिणाम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेकर आती रहूँ। और जैसे भी टाइम मिलेगा, आपके जितनी भी दिक्कतें पढ़ाई में आ रही होंगी उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। जितना ज्ञान ऊपर वाले ने मुझे दिया है वो आप लोगों को देने की मैं भरपूर कोशिश करूंगी। धन्यवाद। आपसे बस मैं इतना ही चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।